नाजरीन आदाब, उर्दू टॉक के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज जिस शख्सियत को लेकर आपके हुजूर रूबरू हुई हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके बारे में बात करना शुरू करूं तो मेरा बहुत वक्त उसी में चला जाएगा। तो मैं ये सोचती हूं कि उन्हीं से बात की जाए। बहरहाल आपका ताल्लुक़ दिल्ली से ही है और आप 40-50 साल से बच्चों के अदब पर काम कर रहे हैं। हम पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लेते चले आ रहे हैं, तो अब इस बार मेरा ख्याल था और हमारे चैनल का भी कि बच्चों के अदीब को बुलाइए और उनसे बातचीत करिए। तो आज मैंने सिराज अज़ीम साहब को ज़हमत दी है जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिराज अज़ीम साहब, उर्दू टॉक चैनल में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया चश्मा साहिबा, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इसका मौका दिया, इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जो भी हूँ आपके लिए हाजिर हूँ, जो भी आप मुझसे मालूम करना चाहें। सिराज अज़ीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर आज तक के मुख्तसर तरीन हालात बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। अपनी तालीम, अपनी जाए पैदाइश, वालिदैन, थोड़ा सा सबके बारे में मुझे बताइए। मैं चश्मा साहिब आपको बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ कि मेरी जाए पैदाइश एक रुहेलखंड, जो एक बहुत ज़रख़ेज़ इलाक़ा है जी और बहुत मशहूर है, तो वहाँ बरेली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ मेरी पैदाइश हुई और बरेली जो है वो आला हज़रत की वजह से भी बहुत मशहूर है। जी बात ये कि वहाँ जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ख़ास तौर से बरेली का सुरमा जो है, जी हर जगह मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं बरेली की बात हो और सुरमे का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरापन रहेगा। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली का एक जिक्र और भी है, वो शायद यहाँ मज़ाक़ खेज़ हो, लेकिन बहरहाल एक हकीकत है कि बरेली के बाज़ार में जो झुमका वो भी एक बरेली की पहचान उससे भी है। बहरहाल मेरी पैदाइश 1959 में बरेली में हुई, इब्तदाई तालीम वहीं हुई। वालिद मेरे जो है वो उर्दू के अदीब और शायर, और वो जो है दादा हमारे बिजनेसमैन थे। वालिद साहब जो है उर्दू के अदीब थे। मध्य प्रदेश में वो एक अंग्रेज़ी के लेक्चरर थे हाई स्कूल। मेरे साथ एक, जो आपने तालीम का सिलसिला, मेरे साथ एक बड़ी मजबूरी ये थी कि दादा भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे और वालिद साहब, जाहिर सी बात है। अब दादा का मामला ये था कि चूँकि पुराने वक्तों के लोग थे तो जो बड़े कह दिया करते थे तब वो उसको इनकार नहीं कर सकती थी। तो होता ये था कि गर्मियों की छुट्टियों में जब हमारे वालिद साहब आते थे वहाँ से मध्य प्रदेश में से, तो हम उनके साथ जाते थे वहाँ, और फिर जब वो जाड़ों की छुट्टी में आते थे तो दादा हमारे रोक लेते थे। तो जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक़ है, मेरी तालीम हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड रही, कभी यूपी में बरेली में, तो कभी मध्य प्रदेश में। बहरहाल, और चूँकि वो मैं बहुत ज़हीन था तो ये रहता था कि अब मालूम यह कि वहाँ शिशमाई इम्तहान देकर आए, अब फाइनल एग्ज़ाम यहाँ देना है। अब वो हमारे चचा के ताल्लुकात थे बरेली में, तो वो बार बार एडमिशन कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, बहरहाल एक सिलसिला था उसके बाद। और ये सिलसिला आकर थमा जब मेरे वालिद साहब का जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उर्दू के लेक्चरर की हैसियत से अपॉइंटमेंट हुआ और हम सन 72 में तशरीफ़ यहाँ अपने वालिद साहब के साथ, जब वो वालिद साहब मेरे तशरीफ़ लाए तो उनके साथ हम लोग यहाँ आए, फिर यहीं के होकर रह गए। आज तकरीबन 50 साल होने जा रहे हैं, अगले साल 50 साल हो जाएंगे दिल्ली में। तो किसी हद तक आप लोग कह सकते हैं कि अब तो वतन जो है वो दिल्ली हो गया, अब तो आप दिल्ली वाले हो गए। हम नहीं कह सकते अपने आप को, लेकिन हमारे बच्चे ज़रूर। उसके बाद चूँकि मेरा खानवादा जो था, मेरे दादा हालांकि बिजनेसमैन थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल, लेकिन उनकी सोहबत बहुत अच्छी थी।
और सोहबत का मामला ये था कि उनके यहाँ उलमा हजरात और ये शोरा और ये सब लोग तो कुछ वालिद साहब की वजह से, कुछ वैसे उनकी उसकी वजह से रहते थे। तो मेरा जो खानवादा था वो एक तरीके से अदबी और तिजारती खानवादा था। मेरी फूफियाँ भी सब, बल्कि मैं आपको एक इस सिलसिले में बहुत मुख्तसर सा कि मेरे दादा का जो था बिजनेस वो मिलिट्री में सप्लाई थी। तो उसमें ये था कि दादा बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि जो हमारा इलाका था उससे अलग हटकर रहते थे। और उस ज़माने में मेरे दादा अपनी बेटियों को लॉन्ग कोट्स और पैंट्स पहनाया करते थे। अच्छा। तो जो उस वक्त के हिसाब से दादा बताते थे और हमारी फूफी भी बताती थी कि वो बड़ा मायूब समझा जाता था। जी जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल, और तो मेरा पूरा खानवादा जो है पढ़ा लिखा खानवादा था। वालिद साहब उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी शायर निकले, फिर तनकीद निकाह, फिर जामिया में आने के बाद। अब चूँकि यहाँ जब हम जामिया में आ गए तो यहाँ पर बहुत से जो वालिद साहब के जो लोग थे, बहुत से इंटरनेशनल लोग आया करते थे। तो अदबी महफिलें रहा करती थी, कहीं पाकिस्तान से, तो कहीं कहना चाहिए कि अमेरिका से, तो कहीं कनाडा से, तो कहीं यूरोप से जो उर्दू के अदबा शोरा आया करते, तो हिंदुस्तान से भी आए थे। तो एक बड़ी महफिलें रहा करती थी। अब इत्तेफाक की बात ये हुई कि मेरे अंदर अपने खानवादे के दोनों जरासीम आए। एक तो ये कि दादा का बिजनेस का मुझे वो शौक़ रहा, विरासत में मिला, और वालिद साहब की वजह से जो है अदब विरासत में मिला। तो मैं बहरहाल अदब में कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सका, लेकिन ये कि बच्चों के लिए मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया और बच्चों के लिए कहानी लिखना शुरू की। और उसके साथ साथ बिज़नेस था मेरा, चूँकि मेरे खानवादे का जो बिज़नेस था वो लेदर का था, कच्चे चमड़े का काम था। मेरा अपना लेदर का बिज़नेस था। तो मैं यूरोप और ये तमाम जगहों पर मेरा एक्सपोर्ट का बिज़नेस था, तो उसमें मैं जाता था। और बहरहाल यहाँ से होने के बाद अब पिछले 3-4 साल में मेरा काम, क्योंकि कम लेदर का के ऊपर कुछ स्लम आया और उसकी वजह से ऐसा हुआ कि मैं, तो अब कहना चाहिए कि पूरे तौर पर मैं बच्चों के अदब पे अपने आप को मरकूज़ कर लिया। फिर एक चीज़ जो चश्मा साहिबा मैं आपको बताऊँ, जो मुझे बहुत वो थी कि जो आज की जनरेशन है, जो आज की नस्ल नौ, इसके अंदर से जो हमारा तो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज का और हमारे उसका ये था कि एक तहज़ीब की वजह से और एक बच्चों की तहज़ीब और उससे तो वो एक अलग ही पहचान थी और एक अलग मुआशरा था। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई, और अब वो जो हमारी नस्ल नौ है उसके अंदर वो तमीज़ और तहज़ीब नहीं है जो हमारे अंदर हुआ करती थी। हमारा मामला तो ये था कि हम अपने वालिद के सामने कुछ कह नहीं सकते थे, दादा के सामने तो कुछ कह भी लेते थे, लेकिन वालिद के सामने तो हाथ बांधे खड़े रहते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो आज जो है माँ बाप से सवाल करती है। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि ये जो उर्दू में बच्चों का अदब जो है, हमारे ज़माने में ये था कि और शायद आप तो चूँकि आप ख़ुद भी एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखती है कि वो खातून मशरिक़ का खानवादा आपका, तो और खातून मशरिक़ ने तो पूरे हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान में भी और कड़बो ज्वार के दीगर ममालिक के अंदर जो है घरों में, घर की औरतों में उर्दू पहुँचाई। तो वो एक ज़ौक़ और शौक़ था खातून मशरिक़ पढ़ने का, रसाइल पढ़ने का। तो औरतें भी वो उसी महज़ब अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत किया करती थी। आज मैं देख रहा हूँ और बच्चों का अदब तो कहीं खो गया। तो बस वो मैंने फिर सोचा कि भाई मैं बच्चों के अदब में ही काम करूँगा, बच्चों का अदब। तो बहरहाल जैसा भी जो भी मेरे मामलात हैं वो आपके सामने हैं। जी जी, आपका ये बच्चों के अदब की तरफ पर राग़िब हो गई बात है, लेकिन ये बताइए कि सबसे पहले आपने कलम कब उठाया बच्चों के अदब पर? कौन सी कहानी लिखी या किस तरह से आप इस
शामिल हुए इसमें? असल में मैं बताऊँ, जब मैं सन 72 में चश्मा साहिबा दिल्ली आया तो उससे पहले मैं प्याम तालीम और खिलौना वगैरह पढ़ा करता था। प्याम तालीम, अब प्याम तालीम के बारे में मुझे ये मालूम हुआ कि प्याम तालीम जो है वो जामिया से निकलता है और वो जामिया यूनिवर्सिटी में उसका ऑफिस है प्याम तालीम का। अब मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं जो मिलना चाहता हूँ उनके एडिटर से, हसन साहब से और उन लोगों से। तो मेरे वालिद साहब ने मिलवाया मुझे। जब मुझे मिलवाया तो खैर बड़ा बहुत खुश हुए हसन साहब। फिर मैंने हसन साहब, जब मैं बरेली में था तो हसन साहब से एक मेरा वाक़या जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो मेरी सबसे पहली कहानी अगर आपको मैं बताऊं जो मैंने लिखी जी, वो उसी वाक़े के ऊपर एक कहानी थी मेरी। वो कहानी थी और जब देर हो गई तो। और जब देर हो गई तो जी। अच्छा। ये मेरी कहानी मैंने सन 78 में लिखी थी ये कहानी। और प्याम तालीम के जो एडिटर थे हसीन हसन साहब, उनके ऊपर लिखी थी। अब वो आप मुझसे अगर कहानी पूरी तो बहुत मुख्तसर बता दूँ कि वो उन्होंने मुझे रिसाला भेजा, रिसाला वो मुझे मिला नहीं। मैंने उनको ख़त लिखा कि साहब वो रिसाला हमें सालनामा मिला नहीं है। उन्होंने मुझे दोबारा भेज दिया वो सालनामा। जब सालनामा भेज दिया तो चूँकि वो डाकिया लाता नहीं था तो मेरे दादा को मालूम था कि इसका रिसाला नहीं आया। वो इत्तेफाक की बात ये है कि जो उसने दूसरी बार जो हसन साहब ने रिसाला भेजा था वो मुझे एक ही सेम डे मिला। मुझे दोनों पैकेट मुझे एक दिन मिले। वो दादा को मालूम था, मेरी अम्मी को मालूम था। अब दादा ने कहा कि बेटा ये एक ही चीज़ है और तुम्हारे ख़त लिखने पर आया है तो इसको वापस करो। तो मैंने पैकेट बनाया, दादा ने अपने नौकर के साथ मुझे भेजा और डाकखाने में मैंने उसको रजिस्ट्री की। उस वक्त रजिस्ट्री बता दूं आपको कितने की होती थी, गालिबन 1.5 रुपये की या पौने 2 रुपये की रजिस्ट्री हुई। वो रजिस्ट्री ही दादा ने भिजवाया। जब वो रिसाला हसन साहब के पास वापस पहुंचा और उसमें मैंने लिखा था कि आपके दोनों में और ये हमारी अम्मी ने कहा है कि ये रिसाला वापस नहीं, तो हम ये रिसाला आपको वापस कर रहे हैं। हम तो ये इसमें कोई बेईमानी नहीं करना चाहते, हम कोई मतलब वो नहीं। तो वो इस बात से मेरी बहुत मुतासिर, बहुत खुश हुई और उन्होंने बड़ी शाबाशी का ख़त लिखा मुझे। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इनाम में मुझे बच्चों की 10 किताबें मिली। क्या बात है, वाह वाह। मतलब ये मैं आपको ये इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि समाज का जो रवैया था जी, कि बच्चों को उनकी किसी अच्छी बात के ऊपर अप्रिशिएट करना, जो तमीज़ और तहजीब की बात हो, तो वहाँ से मुझे जो है वो इंस्पिरेशन मिला। जब मैंने हसन साहब को देखा और हसन साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि साहब मैं वही हूँ तो उनको याद नहीं था। तो बोला हाँ याद आया, हमें बरेली हमने भेजी थी 10। तो फिर उसके बाद मैंने वो कहानी फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने हसन साहब ने मुझसे कहा कि वो कहानी लिखो तुम। तब फिर वो मैंने कहानी लिखी। उसके बाद और हैरत की बात यह है, आपको बता दूं चश्मा साहिबा, वो कहानी लिखने के बाद पड़ी रही मेरे पास। बेचारे हसन साहब की ज़िंदगी में शायद नहीं हो सकी वो कहानी। अच्छा। क्योंकि मैंने शर्म की वैसे उसको भेजी नहीं कि पता नहीं मैंने कैसे सही लिखा है। अच्छा, राइटिंग में मेरी बच्चों जैसी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अंग्रेज़ी की कहानी पढ़ी, एनांसी एंड द गॉड। मैं उस वक्त 11वीं क्लास में था और ये जो मैंने कहानी लिखी थी ये मैंने लिखी जब मैं 9वीं क्लास में था। अच्छा, तब मैंने लिखी थी और वो मैं 11वीं क्लास में था तब मैंने वो उसका तर्जुमा किया। जब मैंने तर्जुमा किया तो आपको सुनकर हैरत होगी, 11वीं क्लास में पहली बार जबकि मैं हिंदी मीडियम का लड़का था, मैंने उसका तर्जुमा, और इतनी तवील कहानी थी कि वो मैंने तर्जुमा किया। और वो कहानी जो है सन 81 में प्याम तालीम में शाहिद अली खान साहब ने शाये की। फिर उसके बाद जो है वो मेरी कहानी हसीन हसन साहब के ऊपर जो कहानी थी फिर वो बाद में 82 में शाये हुई। क्या तर्जुमा शुदा कहानी जो है वो पहले शाये हुई और जो मैंने लिखी थी वो जो मेरी तबाज़ात जो थी वो बाद में शाये हुई थी। ये भी एक दिलचस्प बात है। सर साहब, आप देखिए बच्चों के अदीब हैं और आपके एक हादसे ने आपको लिखने की तरफ राग़िब किया कि वो 2 डबल रिसाला एक ही महीने का आ गया, उसे आपने फिर अम्मी के कहने से वापस किया। वो बात सही आपकी, लेकिन ये बताइए मौजूदा दौर में जो बच्चों के जहनी और फिक्री आबियारी हमें करनी हो तो एक अदीब उसमें कैसे मुआविन साबित हो सकता है? देखिए, मैं उसी बात का ही जिक्र करता हूँ और मैं हर जगह इस बात जी कि आज
के दौर में हमें ये पता नहीं है जी। और यह हकीकत है, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ, तो मुझे मालूम है जी। और जो मैं आजकल बच्चों के अदब की जो हालत देख रही हूँ, और जो आपने जो एक बहुत अहम सवाल आपने किया कि असल में अदब अतफाल का जो असल मकसद है वो है तरबियत। जी जी। आपने को मैंने जो वाक़या बताया उसमें आपने अगर देखा हो तो वहाँ तरबियत एक पोशीदा थी बेशक। वो हसीन हसन साहब का कदम जो था वो उस चीज़ को महमेज करना था मेरे, जो मैंने जो जेस्चर दिखाया। अम्मी ने कहा, मेरे दादा ने कहा कि हमें बेटा ये जो है डबल आ गया है, तो हमें ये बेईमानी नहीं करना चाहिए, हम उनका एक ये रिसाला वापस कर देना चाहिए। जी जी। ये यहाँ से ये चीज़ जो थी, मेरे दादा, मेरी अम्मी और फिर हसन साहब, जी जी, ये तीनों ने मिलके मेरी किरदार साजी में एक बहुत अहम रोल अदा किया बेशक। ये वाकया अगर आप अदब के लिहाज से देखें तब आज हम अदब के नाम पर क्या लिख रहे हैं, दिलचस्पी उसके अंदर है कि नहीं है, बच्चा उसकी तरफ रागिब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, आज के तनाजुर में मैं आपको बताऊं जी कि बच्चा किताब से थोड़ा सा दूर हो गया है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बच्चा आज का बच्चा जो है वो स्क्रीन ज़दा है जी। वो चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो जो है लैपटॉप हो, जो भी हो, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी है, या टीवी हो, जो भी हो, तो बच्चा उस पर हर वक्त है। अब हमारे यहाँ ख़ासतौर से उर्दू का जो मामला है वो ये है कि हम जो है अभी तक, अब चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने बहुत बड़ी जहाँ तरबियत की बात और ये बात कही है कि हमारा क्या रोल होना चाहिए, अदीब का रोल क्या होना चाहिए बच्चों की तरबियत में, बच्चों को उस नहज पर लाने के लिए क्या होना चाहिए। तो ये हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, हमें आपको, चूँकि आप भी खातून मस्जिद की मुदीरा रही हैं, तो बहरहाल आप तो औरतों की किरदार साजी में आपका एक रोल रहा या जो कुछ, लेकिन जब एक औरत का तज़किरा होगा तो जाहिर है बच्चों का तज़किरा उसके साथ होगा। वो एक नफ्सियाती तौर पर, चूँकि आप खुद एक औरत हैं और आप माँ भी हैं, दूसरी बात के जो है आपने खातून मस्जिद की इदारत भी की है, तो वो तीनों चीज़ें, तो आपको जितना विजन आपका होगा एक आम जो औरत है उसका नहीं होगा। तो कहाँ कमियाँ हैं हमारी, कहाँ हमें अदीब को किस जगह फोकस करना चाहिए बच्चों की तरबियत के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक आज का जो सबसे बड़ा फुक़दान है, वो फुक़दान ये है कि बच्चा जो है किताब के ऊपर राग़िब नहीं हो रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि बच्चों के अदब में क्या लिखा जा रहा है, आया वो बच्चों के मेयार पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, हम बच्चों की नफ्सियात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एक ही वक्त में अगर 3 बच्चे खड़े हों तो 3 बच्चों को एक शख्स का मुख्तलिफ कहना चाहिए कि नेचर के बच्चों का, क्योंकि हर एक का मिजाज अलग होता है। एक बच्चा होता है बहुत चंचल होता है, एक बच्चा जो है वो गुमसुम सा रहता है, एक बच्चा जो है बड़े गौर से आपकी बात को सुनता है। अब इन तीनों को एक ही वक्त में कैसे डील करना है आपको, ये इसका जो है कहना चाहिए कि इदराक जो है वो आपके पास होना चाहिए कि तीनों को एक ही वक्त में क्या मैटर दें कि तीनों वो तीनों बच्चे जो हैं जो अलग अलग उसके हैं, मिजाज के हैं, वो उसके ऊपर फोकस हो। क्या हम ऐसा आप ही की बात को पकड़ते हुए कहूँगी कि बच्चों का अदब लिखा तो जा रहा है जी, लेकिन क्या अदीब ये गौर कर रहा है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं वही आपसे मैंने अभी यही अर्ज़ किया कि हम क्या लिख रहे हैं जी, आया हम बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक लिख रहे हैं कि नहीं। जी जी। न सिर्फ ये बच्चों की नफ्सियात, बल्कि आज हमारा मुकाबला, जो मैंने अभी आपसे एक बात कही कि आज बच्चों के अदीबों का मुकाबला जो है बच्चों की स्क्रीन ज़्यादा जहनियत से है। तो
उस स्क्रीन ज़्यादा जहनियत से हम बच्चों को किताबों की तरफ कैसे लाएं? जब तक हम उनको दिलचस्प मवाद नहीं देंगे तब तक बच्चा किसी तौर से वो किताब के ऊपर नहीं आएगा, वो बच्चों का अदब नहीं पड़ेगा। सराय साहब, नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा, शफीउद्दीन नैयर ने लिखा, हफीज़ मेरठी साहब ने लिखा, मतलब अगर हम नाम गिनवाना शुरू करें तो काफ़ी नाम हमारे सामने आते हैं कि जिनका सिलेबस में भी तज़किरा है, जिनकी कहानियाँ, नज़में और गज़लें वो सब मौजूद हैं। और उस ज़माने के बच्चे, मतलब हमने उन्हें बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा है, आपने ही पढ़ा है। तो क्या कुछ ऐसा मवाद इस वक्त आ रहा है सामने जो बच्चों की दिलचस्पी का ज़रिया बनता हो? नहीं, लिखने वाले तो हैं, लिख रहे हैं, बहुत से लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब एक मसला ये हो गया है कि हमारे यहाँ अभी भी जी, अगर हम उर्दू अदब की बात करें, उर्दू में बच्चों के अदब की बात करें, हम, और बहुत बहुत माज़रत के साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ जी, कि हम अभी तक इस्माइल मेरठी, इकबाल, जी जी, या नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है, ये इनकी एक अहमियत है, बेशक अहमियत है, मैं मुझे इससे इनकार नहीं है ये बात। और या ये मैं कहूँ कि ये उर्दू की बेसिक है जी, बच्चों के अदब की बेसिक है। लेकिन आज हर लहजा जो है, ये टेक्नोलॉजी और इसका दौर है, इसमें हर लहजा कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आती है। तो हमें उस एतबार से, उस जो आजकल का दौर है, जो असर हाजिर का जो मामला है, उसके मेयार के मुताबिक हमें बच्चे को वो मवाद देना पड़ेगा कि जिससे बच्चा जो है उसकी तरफ राग़िब हो। मैं आपको इसके सिलसिले में एक मिसाल देता हूँ जी। आपने नाम सुना होगा J.K. राउलिंग का, जो आज दुनिया की अमीर तरीन राइटर है, जिसकी हैरी पॉटर सीरीज़ आई थी। जी जी, उसने किताब लाखों की तादाद में मुख्तलिफ ममालिक में उसकी किताबें बिकी। वजह, मुझे वो तिलस्माती कहानियाँ हैं, जादू के पर मबनी हैं, और उसके बाद फिल्में भी बनी। यानी फिल्मों का हाल ये कि बच्चे जो है वो कई दिन से टिकट बुक कराए हुए बैठे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, हाउसफुल जा रहे हैं। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? आपने कुछ इसको पहचानने की या उसका एक कहना चाहिए कि उन्होंने पुरानी चीज़ों को नए ज़ाविये से हमारे सामने पेश किया। यानी वो न सिर्फ ये कि नए ज़ाविये से पेश किया, बल्कि जो असर हाजिर की ज़रूरत के हिसाब से अब उसने मान ली कि उसने उसको उड़ाना है, आसमान में उड़ाना है बच्चे को, उसको जी, जो हैरी पॉटर जो है उसको अगर आसमान में उड़ाना है, और दिखा रही है वो क्लासिक चीज़ दिखा रही है कि वो बच्चा जो है वो झाड़ू के ऊपर बैठ के, जो पुराना तिरसमाती दौर था तो उसमें तो वो झाड़ू वो चुड़ैल लेके आती थी या कुछ करती थी, तो वो उसके हिसाब से वो सामने से झाड़ू चलाती थी तो वो होता था। लेकिन ये बच्चा जो है, ये चूँकि आजकल के दौर का है, तो J.K. राउलिंग ने क्या किया कि वो झाड़ू, उसमें एक बहुत बड़ा सा डंडा लगा दिया और उस झाड़ू को जो है उसके पर उसको हैरी पॉटर को बिठा दिया और उसको वो हवा में उड़ा रही है। अब हालांकि वो मकसद उसका जो उसका बयानिया है वो झाड़ू से मुताल्लिक़ है, लेकिन चूंकि आज का बच्चा जो है बसरी तौर पर भी स्क्रीन पर जो देखता है जी, तो वो उसको उड़ती झाड़ू के ऊपर वो हैरी पॉटर बैठा हुआ, वो उसकी दिलचस्पी का बाइस है कि ये झाड़ू के ऊपर बैठा हुआ कैसे उड़ रहा है। बच्चे का तजस्सुस। जी, आपके यहाँ उर्दू अदब में क्या ऐसा कोई है कि बच्चों की, जिसको मतलब मैं बिल्कुल एकदम फ्लैट वे में कहूँ कि साइकोलॉजिकली ट्रीट किया हुआ कोई मवाद है आप, कि बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से आप जो असर हाजिर की जो बच्चे की कहना चाहिए कि जो साइकोलॉजी है आपके ख़ास जो उसकी सोच है, बच्चे जो आज की सोच है, उसके मुताबिक आप क्या अपना अदब पेश कर रहे हैं? मेरी भतीजी है, छोटी भतीजी, वो अमेरिका वगैरह, यहाँ इंग्लैंड वगैरह सब कुछ गई हुई है, हवाई जहाज़ में गई हुई है, सब कुछ गई हुई सारी चीज़। वो मैं चूँकि राइटिंग करता हूँ, वो ये समझती थी कि मैंने कुछ देखा नहीं। मेरी बेटी ने बताया कि पापा जो है वो यूरोप और यहाँ वहाँ सब, तो उसको अच्छा
तायाबू जो है पेरिस में गए, पेरिस गए थे, वहाँ आप गए थे, ईफिल टावर गए थे? हाँ, ईफिल टावर गया था। तो तायाबू आपको ईफिल टावर कैसा, अब यहाँ जो है आप, मैंने ये वजह आप इसका मतलब मकसद मेरा ये है बताने का जी कि बच्चे की साइकोलॉजी, वो बच्चा जो वर्ल्ड घूम रहा है जी जी, तो उसका विजन क्या होगा, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। जी समझिए। वो उस विजन में उसको, पहले तो वो अपने तायाबू को ये समझती थी कि शायद ये ठीक है लिख रहे हैं, घर में बैठे घर में लिख रहे हैं, तो कभी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि तायाबू जो है पेरिस वगैरह, यहाँ वहाँ यूरोप गए, वहाँ गए, तो और ईफिल टावर वगैरह देखा उन्होंने, अब उसका इंटरेस्ट मेरे अंदर हो। अब मैं आपको बता दूँ कि अब वो बच्ची जो है, मेरे कहीं भी मेरा कोई वीडियो आता है, मेरा कोई वो इंटरव्यू होता है या कुछ होता है या मेरा कोई फंक्शन होता है, तो वो उसको तजस्सुस होता है, मुझसे पूछती है तायाबू आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस पूरी इसमें कि बच्चों का तजस्सुस क्या होता है, जिसमें मुझे याद आता है जब मेरी एक किताब शाये हुई थी, दादा बीती, जो सबसे पहले मेरी किताब शाये हुई थी, तो हम अपने नाजरीन को सिराज अजीम साहब की एक किताब भी दिखाते चलें। इसमें दादा बीती, इन्होंने बहुत प्यारा सा नाम रखा है, दादा बीती। सिराज भाई ज़रा पकड़िए, आप भी हमारे क़ारीन को दिखाइए, नाजरीन को। और इसके अंदर इनकी बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी मुख्तसर, मेरे दादा से मुतालिक बहुत प्यारी कहानियाँ हैं। और ये दादा बीती में, बल्कि नाम भी मेरा जो है वो दादा बीती वाले मशहूर हो गया बिल्कुल एकदम नया नाम था ये। बहुत शुक्रिया सिराज भाई। तो वो जो है अब जो है वो देखती है, मेरा कोई भी प्रोग्राम होता है कि तो मुझसे पूछती है जी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम बच्चों के अदब को, बच्चा देखिए बहुत ज़हीन होता है। एक तो ये होता है कि वो बिल्कुल एकदम, अगर मैं आजकल के टेक्नोलॉजिकल वर्ड में बोलूँ, वो बिल्कुल एकदम एम्प्टी सीडी होता है जी जी। और बच्चा आपसे ज़्यादा अक्लमंद होता है, मैं बता दूँ आपको, आपसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाला होता है। इसी वजह से उसका तजस्सुस होता है, उसका तजस्सुस होता है कि वो आग में हाथ डाल देता है, उसका तजस्सुस होता है कि वो सांप को पकड़ लेता है। जी बिल्कुल। जिसने तो मेरी ये जब दादा बीती किताब आई तो मुझे जब अवार्ड मिला इसके ऊपर, तो उस वक्त मरहूम शकील रहमान साहब जो उस वक्त मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। और फिर बाद में उन्होंने मुझे ख़त लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि सिराज अजीम ने अपने दादा बीती लिखी है और इस अंदाज में लिखी है कि सिराज अजीम ने ये देखा है कि बच्चों की आंखों में जो आंसू है, उन आंसुओं को कैसे हंसी में बदलना है, ये मतलब उनका मेरे उसके ऊपर कमेंट था जी। क्या बात। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि बच्चों की, जब तक हम बच्चों की नफ्सियात नहीं पहचानेंगे और उस नफ्सियात को, उस कहना चाहिए कि उनकी आदात व अतवार को हम आजकल के दौर के हिसाब से, असर हाज़िर के हिसाब से अगर हम उसको नहीं करेंगे तो कितने लिखते रहिए आप जी, बच्चे राग़िब नहीं होंगे। बहरहाल अभी हम फॉरेन राइटर पर बात कर रहे थे, तो उसमें ये मुझे मालूम है कि आपने भी कुछ इंग्लिश राइटर्स पर या पोएट्स पर अपनी कहानियाँ आपकी बेस्ड हैं जी। तो मैं ये चाहूँगी आपके पास अगर वो कोई कहानी हो तो हमारे नाज़रीन को सुनाइए, ताकि मेरे बच्चे पढ़ सकें, सुन सकें। मैं आपको बता दूं चश्मा साहिबा कि मेरा एक यूनिक काम है। यूँ तो किन राइटर्स पर आपने लिखा? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि अंग्रेज़ी के जो राइटर्स हैं या पोएट्स हैं, उसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने ऐसी नज़में लिखी हैं जैसे लपे आती है या जुगनू है या वो है बकरी और उसका की जो लिखी है नज़्म उन्होंने अंग्रेज़ी के पोइट्स के ऊपर, और उन्होंने ऐसे लिखी है कि वो लगता है कि वो अल्लामा इकबाल की अपनी है, हालांकि वो तर्जुमा है। लेकिन मैंने
उससे आगे बढ़ के कुछ काम किया। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अल्लामा इकबाल से बढ़ गया या कुछ हो गया, उसको पता नहीं, ऐसा ना समझे। नहीं, सबके करने का देखिए एक अलग अंदाज होता है, एक तरीका होता है। मैंने जो है, जो अंग्रेज़ी के जो पोइट्स हैं उनकी मैंने जो नज़में हैं, तो कहीं से कोई स्टेंजा उठाया, उसको उसके ऊपर मैंने कहानी बना दी, कहीं से कोई उसका ख्याल उठाया, वहाँ से एक कहानी बना दी। इसमें मैं 2 राइटर्स का ख़ास तौर से जिक्र करूँगा। एक है वॉल्टर डी ला मेयर। अच्छा। तो वॉल्टर डी ला मेयर जो है वो उसके यहाँ अरवाह का किस्सा बहुत ज़्यादा मिलता है उसकी पोइम्स के अंदर। अच्छा। तो वॉल्टर डी ला मेयर की एक नज़म थी विंटर डस्क, उसको मैंने जो है कहानी के कालिब में ढाला उसको, और वो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी वो मेरी बनी और उसको बहुत सराहा लोगों ने, और उसका मैंने नाम दिया माँ। अच्छा। वो एक छोटी, मैं बहुत मुख्तसर करके बताया कि एक बच्चा जो है वो मर जाता है, उसको तो वो माँ को उसको दे, वो माँ जो है जाड़ों के दिनों में अपने जो दूसरे बच्चे हैं उनको कहानी सुना रही है जी। अब कहानी सुना रही है तो वो रूह जो है किसी सूरत से उस बच्चे की रूह जो है वो कमरे में दाखिल हो जाती है और वो जो है अपनी माँ को उसको आवाज़ देता है, मतलब वो रूह आवाज़, अब रूह का मकालमा है वो मेरी कहानी के अंदर। रूह जो है अपनी माँ को आवाज़ दे रही है कि माँ मुझे भी सर्दी लग रही है, मुझे भी अपने साथ लिहाफ में लिटा लो, या मुझे भी कहानी सुनाओ, या मुझे भी चिपटाओ। मतलब वो जो जज्बात, जो रूह के जज्बात हैं वो उसके अंदर उस कहानी में है। और वो फिर आखिर में, लेकिन जाहिर है कि वो रूह को, माँ को, एक जो जी-होश लोग हैं उनको जो है कैसे माँ को ये कैसे एहसास हो कि रूह भी उससे मुखातिब है। तो बहरहाल वो रूह जो है ये कह के वापस चली जाती है इस बच्चे की कि हाँ सब अपने अपने लोगों में से आज मेरी माँ के दिल से जो है मेरी भी मोहब्बत ख़त्म हो गई है। लेकिन ये कह के रूह निकल जाती है। उधर फिर वो क्लाइमेक्स में जो है माँ जो है उसके 2 आंसू जो है अपने बेटे की याद में जो है तकिए के अंदर जज्ब हो जाते हैं। तो ये मैंने ये एक इम्पैक्ट दिया है, ये विंटर डस्क। एक मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर का पोएट है जी, तो उसने नेचर को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया। उसी में मैंने एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत मशहूर नज़्म है द लूसी ग्रे। तो लूसी के ऊपर मैंने एक कहानी जो है कहना चाहिए कि बनाई मैंने कहानी, और वो आप यकीन मानिए चश्मा साहिबा कि वो मेरी लूसी कहानी कितनी जगह शाये हुई है, कितनी मुझे खुद भी नहीं मालूम, कितने रसायन, कहीं पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो कहीं कुछ खा रहे हैं। एक ज़रा सी देर के लिए आप जो है 500 रुपये, 1000, एक 50 रुपये की किताब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये मैं आपको बताता हूँ, इसका यकीन रखिए कि वो किताब आपके तमाम मसाइल का हल है। अगर बच्चे के अंदर वो पढ़कर वो कुछ सीख गया, कुछ तहजीब सीख गया, तो वो आपके लिए ही काम आएगी, ना कि और सोसाइटी के लिए काम आएगी, और वो बच्चा सोसाइटी का, समाज का एक बहुत अच्छा फ़र्द बनेगा। ये मेरा कहना है, बस यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। और आप बच्चों का अदब पढ़िए, बच्चों को अदब पढ़ाइए, और ख़ुद भी बच्चों को बताइए कि बच्चों का अदब पढ़िए। सिराज अजीम साहब, आप उर्दू टॉक के स्टूडियो में आए और आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश तमाम नाजरीन के पर।